कथावाचक पे सर मुकदमा लिखा गया है सर, जरा सोचने सी बात है, पहले सोच लीजिएगा उसके बाद सर आंसर दीजिएगा। मैं सभी सम्मानित साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि पहले सोच लीजिएगा उसके बाद में आंसर दीजिएगा। अगर मानते हैं उनकी देवी देवताओं को कथावाचक ने गाली दी है तो कोई एविडेंस तो है सर उनके पास, वीडियो होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, भाई वो एविडेंस दे। देखिए अगर कथा कथा जी जी देखिए अगर कथावाचक ने आपके मतलब धर्म ग्रंथ के खिलाफ या देवी देवताओं के खिलाफ गाली दी है भैया, सुनिए, सुनते रहिएगा मनोरथ तो जी, अगर धर्म ग्रंथों के खिलाफ गाली दी है तो कथावाचक को मानना चाहिए ना, जो कथा करवा रहा है उसका तो दोष है ही नहीं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब आप उत्तर भी सुन लीजिए। देखिए उसका कोई भी इसमें रोल नहीं होता है कथावाचक को। कथावाचक ने गलत कहा है और कथावाचक ने गलत बोला उस जगह, और जो आयोजक सर एक मिनट, हम और आप बिना एविडेंस उन्होंने गलत कहा है जी, क्या किया? हम और आप किसी पे पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है, किसी पे बिना एविडेंस के खिलाफ किसी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं सर? मेरी नंबर एक बात, अब उन्होंने गलत कहा। अब मेरी बात सुनिए। उन्होंने मुकदमा लिखाया है, अब वो साक्ष्य जो है वो पुलिस कर रही है। अब मैं बता दूं, आपने देखा होगा, कहा जाने वो पीर पर, पहले ये बताइए, मैं थोड़ी बात कहना चाह रहा हूं। देखिए अभी आप इस समय की बात कर लें या हम बात की बात करें, अभी आप पुलिस क्या करती है, सबसे पहले मुकदमा लिख लेती है और फिर उसको आदमी को जेल भेज देती है और बाद में जांच करती रहती है, विवेचना करती है सर। विवेचना के नाम पे आपको जेल भेज देती है और कहती मैं जांच कर रहा हूं, अगर वो निर्दोष है तो उसे रिहा कर दिया जाए। सुने हो? अब आप बताइए, और यहां तक कि पुलिस को यह पावर होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बिना अकारत, बिना किसी काम के, वो 24 घंटे थाने में बैठा सकती है। आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, किसी कारणवश, मतलब कोई भी उसके पास कोई साक्ष्य ना हो, अगर वो लगता है कि विकास भारती चोर हैं और ये गलत मोटरसाइकिल लिए जा रहे हैं, चाहे अपनी खरीद के लाए हो, बिल्कुल ईमानदारी का तुम्हें पर ठप्पा लगा हुआ है, अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे उसे आपको बैठा सकती, और फिर 24 घंटे के बाद उसे, फिर 24 घंटे के बाद बैठाने का पावर नहीं है, उसे कहां कहां भेजने का पावर है, वो किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ये संवैधानिक उसे पावर नहीं दिया गया कि आप 24 घंटे से अधिक रखें। मगर होता क्या है, आपने बताया, एक कहावत है, मैं माफ करिएगा मुझे नहीं कहना चाहिए, कि गढ़िया गांव कुम्हार महतिया। जी जी सर। एक कहावत है, मैं कहावत कहा, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया, कि इसलिए क्योंकि जैसे जिस प्रकार से होना चाहिए। आपने बता दिया कि विकास भारती अभी अभी बीएसपी सरकार बन जाए तो जो चमार हैं उनकी तुरंत सुनी जाती है, अंबेडकर वादियों की तुरंत सुनी जाने लगेगी और उनकी खिलाफ सुनी जाएगी। तो सत्ता का जब परिवर्तन होता है तो जो सत्ता के नजदीक होते हैं वो तो सुख भोगेंगे। तो उसमें तो आपको और फिर उसमें सरकार को ये भी देखना चाहिए किसका अरे मतलब भैया, कौन अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, किसकी गलती नहीं है, अरे ये भैया, भी देखना चाहिए। कोई भी सरकार में देखिए मेरी बात हो, वो न्याय संगत कार्य कर रहे हैं, वो बता देंगे न्याय संगत कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको विकास जी, नहीं मालूम है, जब लड़ाई लड़ने की जब होता है, मैं एक बार की बात है, पत्रकारिता पर जुल्म कब तक, अभी अभी एक मिनट, आखिर जुल्म कब तक। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा मित्रों, बताना भी चाहूंगा, सुनिए जरा गौर करिए। एक जनपद सीतापुर में, अभी जो ओला का पिछले कई साल, 3 साल पहले की कहानी घटना है, मैं वहां पे कार्यक्रम में भाग लेने गया। मुझे एसपी साहब ने, एसडीएम साहब ने, एडीएम साहब ने मुझे बुलाया
और यहां तक कि डीएम साहब ने मुझे बुलाया कि सिद्धार्थ आ जाइए, मैं बात करना चाह रहा हूं। और जब मैं गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया। और कहां? क्लब में, कपूर कैफे में मुझे गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठा के, बगल बैठा के चाय पिलाए। मुझे अरेस्ट करने को कोई मतलब नहीं, कहा चलो डीएम साहब से बात करनी है। और मुझे लालच भी दिया जा रहा था, मैंने लालच नहीं दिया गया लिया। और हमने कहा जो गरीबों का हक है, अधिकार है, वो बट जाना। मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने का नतीजा ये हुआ कि मुझे अरेस्ट किया गया। और जब 5000 महिलाएं आंदोलन किया तब जाके मुझे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उस पर आप साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय जाइए, साक्ष्य के आधार पर अधिकारी को दिखाइए और आपको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और अन्य जानकारी के लिए कृपया लाइव पे जरूर आए। भाई हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी जी। अभी भाई आपको बहुत डिस्टर्ब किया क्योंकि सज्जन महोदय थे, क्योंकि ये बहुत मैटर से हट के बात कर रहे थे। तो हमने भी सोचा कि इनको आज मैं समझा ही दूं। जी। तो जो मैंने कहा है गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, सही कहा है। जो पॉइंट आपने बताया बिल्कुल सही बताया है। जो आपने पॉइंट बताया बहुत सही पॉइंट बताया जी। और बहुत ही सही सुझाव दिया है जी। जी। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई आपने किया और आपको जो पावर नहीं वो काम क्यों गलत कर रहे हो? सही बात है। अब मैं सही बात है। मनोज के घर जाऊंगा, कहे हमको जरा बेड पे लेटाओ, तो मनोज जहां पाएंगे वहां लेटाएंगे। भाई जो हमारे पास व्यवस्था होगी उसी के हिसाब से हम काम करेंगे जी। बाकी कोई धर्म कोई किसी को एक दूसरे को गाली या उंगली उठाने का नहीं कहता है। जो जिसको मानता है, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म को ये नहीं है कि मुस्लिम समाज को गाली दे या मुस्लिम समाज जो है हिंदू को गाली दे। कोई धर्म किसी धर्म से विपरीत गाली देना या उंगली उठाना या टिप्पणी करना, व्यवहार करना, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी। भाई हमने साफ साफ बताया भाई, ये आपका अधिकार दिया किसने? जी जी। ये पावर किसने दे दिया तुमको, तुम गाली दे रहे हो? जी। और किसी पर टिप्पणी, भाई मान लीजिए हम आपको, मनोज हमारी नहीं बन रही है तो मनोज से हम बोले ना, मनोज से हम बात जी, ना जी, करें कि मनोज पर जाकर के हम मनोज को ऐसी तैसी करने लगे। जी। तो ये तो हमारा धर्म नहीं कहता, ये तो हमारा शास्त्र नहीं कहता, ये हमारा ग्रंथ नहीं कहता, ये हमारी रामायण नहीं कहती। और नाम मेरी इंसान। भाई हम इंसानियत को भी भूल जा रहे हैं। हमारा कोई भी आपको ये पावर नहीं देता है कि आप ये कहें या आप ये करें। और अगर वो कर भी रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है उसके साथ। और फिर दूसरी बात मैं बहुत टिप्पणी पर नहीं करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मनोज जी मैं आपके साथ हूं तो जो हमारे शास्त्र संगत में लिखा है उसी हिसाब से आपको न्याय मिलेगा ना। बोलो गलत बोल रहा हूं? तो जो जो न्याय संगत में है उसको आप झेलिए, करिए। सभी पत्रकार एवं दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि लाइव पर कमेंट करें, शेयर करें और लाइव देखें, अपने विचार जरूर लिखें। तो मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत दिन बाद आए हैं मनोज जी। मनोज जी, शारदा प्रताप जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार बंधु। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है बंधु? मोनू सिंह अर्तवंश। मोनू सिंह कहां से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हरदोई। बहुत सही, धन्यवाद मोनू सिंह जी। मोनू जी क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो हमको मतलब ये जो हम
काफी दिन से जुड़े हैं, लेकिन आज हम लाइव आए हैं लोग साथ में। जी। तो किस विषय पर चर्चा हो रही है क्या, मतलब हमको भी कुछ पता भी नहीं है। पहली बार आए हैं? जी बहुत सुंदर है। ये बताइए, पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं तो जी बहुत सुंदर है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये अब तक टीवी न्यूज चैनल है और चैनल जो है ये सर्व समाज की बात करता है। आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जुल्म जास्ती हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, तो कृपया अपनी बात को बेबाक तरीके से रख सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और मैं मीडिया के दायित्व को निर्वाह करते हुए जी मोनू सिंह जी, वैसे तो मैं ये अब तक टीवी न्यूज चैनल है और अब तक टीवी न्यूज जी चैनल जन जन की समझ आवाज। गया समझ गया। जी बताइए मोनू सिंह, कहाँ रहते हैं आप? मैं विधानसभा चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ। लोक जनसंघर्ष पार्टी का हरदोई डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष हूँ मैं। किस पार्टी का? लोक जनसंघर्ष पार्टी। लोक जनसंघर्ष पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विधानसभा अध्यक्ष हैं? जी 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 जी, नहीं नहीं, जिला अध्यक्ष है, हरदोई जिला अध्यक्ष है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिला अध्यक्ष हैं और मैं आपको शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ, आपके संघर्ष को करना चाहता हूँ। और आप धन्यवाद धन्यवाद। जी, आपने इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी जन संघर्ष जो पार्टी है, इसका जी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समाज को मतलब ऊंचाइयों पर ले जाने का यही उद्देश्य था पार्टी का। मान लीजिए समाज ने पहले साथ बहुत दिया, लेकिन अभी तो मान लीजिए उस पार्टी में कोई है नहीं, सबने पार्टी छोड़ दी जब से ओम प्रकाश राजभर जी आए हमारे क्षेत्र में। जी। तो तब से मतलब सारे लोगों ने पार्टी से काफी लोगों ने छोड़ दिया, मतभेद हो गए, आपस में ही मतभेद हो गए हमारे समाज में। तो तुम्हारा समाज कौन सा नहीं है? तो अर्कवंशी समाज है। अर्कवंशी। तो तुम्हारा समाज अर्कवंशी, तो अर्कवंशी किस बिरादरी में आता है जो आपका समाज है? क्षत्रियों में आते हैं, मतलब हम लोग ओबीसी मतलब आता है, लेकिन क्षत्रियों में आते हैं। अच्छा, क्षत्रिय में आते हैं। तो मैं मानता हूं, तो आपका जो अर्कवंशी क्षत्रिय आप कहलाते हैं, तो ओम प्रकाश क्या जी क्षत्रिय है क्या? नहीं, वो राजभर हैं। तो राजभर ये किस किस वर्ग में आते हैं? अब महाराजा सुहेल राजभर जो थे वो तो काशी थे। अच्छा। ठीक है। हाँ। और ये लोग तो मानते नहीं कि हम पासी हैं, ये राजभर लिखते हैं, मतलब खुले ये नहीं कहते कि हम पासी हैं, खुल के नहीं कहते हैं लोग। जी। तो आप कह रहे हो कि वो लोग मानते नहीं है कि हम पासी हैं, और वो मानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। यही तो कहते जी हैं वो लोग, मानते हैं मैं क्षत्रिय हूँ अपने आप को। मैं हाँ बता वो राज अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस धर्म के अनुसार कह रहे हो कि वो क्षत्रिय नहीं है, और किस धर्म के अनुसार कह रहे हो कि हम क्षत्रिय हैं? ये जरा बताने का। हम क्षत्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं हम लोग। श्री ठीक है। रामचंद्र जी के वंशज हैं। वंशज कहाँ से? तो जी वंशज फिर कहाँ कैसे हो गए वंशज? जो अर्कवंशी सूर्यवंशी जो है ये श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। ये प्रमाण है इसके। कौन है? इसके प्रमाण है, अर्कवंशी सूर्यवंशी हैं जैसे, जो ये राम जी के वंशज हैं, इसका प्रमाण है। नहीं, ये बताइए, जो राजा दशरथ थे, ये राजा दशरथ क्या वो अर्कवंशी थे? नहीं, वो रघुवंशी थे। वो रघुवंशी थे। तो जिसका, अब हाँ मान लीजिए अगर अगर खेत में आलू बोओगे तो उसमें आलू पैदा होगा, गेहूं तो पैदा नहीं हो सकता। हाँ, ये मतलब शाखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए रघुवंशी हैं। भैया मेरे प्लीज मेरा प्रश्न का उत्तर आप तो सटीक दीजिए, या फिर आप हमें गुमराह जी कर रहे हो। ये बताइए, आप गेहूं के खेत में गेहूं बोई किया है, तो क्या उसमें आलू बैठेंगे? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं नहीं समझा। आप हमें समझा नहीं पा रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं। जी आप ये बताइए, आप कह रहे हो मैं रामचंद्र जी के वंशज हूं, वो कह रहे हैं मैं रामचंद्र जी के वंशज हूं। अब इसका निर्णय कैसे हो? निर्णय ये हो
कि अगर पहली बात बता दो कि मैं उनका बेटा हूं, मैं रघुवंशी हूं और वो रघुवंशी थे। रघुवंशी और रघुवंशी कह रहे हैं कि हमारा राजवंशी है, ये हमारे वंशज नहीं है। तो ये बताओ, मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको डिबेट पर लिया हूं, ये बताइए, जिस खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं की जगह पर क्या वो चना पैदा हो जाएगा? ये जैसे राजा दशरथ थे रघुवंशी, ठीक है, रामचंद्र हुए, उनके बेटे हुए, तो ऐसे मतलब अरे भाई शाखाएं आए कहां से? मेरी पहली बात आप सुनिए कि गेहूं के बाद चना बोगे, चना के बाद मटर बोगे, तो मटर का मटर पैदा होगा ना, कि मटर के बाद लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने आप को जहां पे हो, जो पासी बिरादरी में हो या अर्कबंसी में हो, ये किसकी शाखा है? हो सकता पासी की शाखा अर्कबंसी रही हो। कुछ लोग सीता पासी को मान रहे हैं और कुछ किसी को मान रहे हैं। माफ करिए, कहना नहीं चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये आप हिंदू व्यवस्था के तहत आप जन्म लिए हो, हिंदू व्यवस्था के अनुसार आप अपने आप को डिवेशन कर रहे हो, हिंदू व्यवस्था के अनुसार आप बात कर रहे हो, तो आपको उनको जितना अधिकार है गीता रामायण पे, उतना अधिकार तुम्हारा है। दूसरी बात, आप कह रहे हो मैं अर्कवंशी हूं, वो कहते मैं राजवंशी हूं, राजभर हूं, राज के वंशी, मैं उनके वंशज हूं, तो हम किसी को नहीं कर सकता, और ना तो मेरा ये अधिकार दिया गया गीता के अनुसार, न रामायण के अनुसार, न शास्त्र के अनुसार। प्रश्न ये उठता है कि अर्कवंशी और राजवंशी, हमारा मेरा मानना है कि अगर गेहूं के खेत में गेहूं बोओगे तभी पैदा होगा, और गेहूं ही पैदा होगा, चना नहीं पैदा हो सकता। तो शायद आप तुम्हारे पूर्वज ही और हो, आप जबरदस्ती घुस रहे हो उनके घर में, आपने पक्का बनाया होगा तो आपकी पक्की दीवारें होंगी, जिसने कच्चा बनाया उसका घर कच्चा रहा होगा, और कच्चा घर छोड़ करके पक्के के घर में जाओगे तो निश्चित कहोगे नहीं हमारा पक्का था, तो आप झूठ बोल रहे हो। तो आप अपने घर की तलाश करिए, आप अपने मन की तलाश करिए कि हम क्या हैं। दूसरी बात, हमें जातिवाद पर कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, और ना हम जातिवाद, शास्त्रों के अनुसार, वेद के अनुसार, मेरे अनुसार, आप बताइए कितना पढ़े हैं मित्रों? हाई स्कूल। बहुत सुंदर। ये बताइए शास्त्र में, ये बताइए जो मनु शत्रुपा थे, और ये बताया जा रहा है कि मनु शत्रुपा के सभी संतान हैं, ये सुना है नहीं सुना है? और उनमें 4 वर्ण बनाए थे। मेरा प्रश्न मित्रों है मोनू सिंह जी, 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 4 के बजाय 5वां किस शास्त्र में लिखा है, जरा बताने का कष्ट करें। 4 वर्ण बनाए थे। आज तो हम मान लो किसी तैयारी से तो आए नहीं थे डिबेट में। बिल्कुल तैयारी आइए, कल आइए। ठीक है, हमको पता है, देर से मैं देख रहा हूँ जी। ये आपके कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, ये खाली पर बैठ के जातिवाद पे नहीं कर करेंगे। नहीं, हम जातिवाद नहीं, मैं पूछा, ठीक है, आप ये पूछना वही अच्छा है, जो बात करे विकास की बात करें, कहीं कोई कांड है या कोई नहीं, अगर बात करें, देखिए जनता की अदालत में बात करना चाहूंगा। सर जी मेरी बात सुनिए, जब ये जनता की अदालत की बात है तो जनता में इनके प्रश्न आया होगा, इनके अंदर पैदा हुआ कि मैं अर्कवंशी हूँ, राजवंशी है, उस फलाने में उस वंशज हूँ, तो मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं बताना चाह रहा हूँ। भाई 4 वेदों में हमारे हिसाब से, मैं हिसाब नहीं कर रहा हूँ, वेदों में लिखा है, जो मैंने पढ़ा हूँ, वो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा कोई चौथा 5वां बता दो वर्ण कौन बनाया है? कोई जाति नहीं थी, तो तुम कोई जाति नहीं है तो तुम जातिहीन हो। फिर तुम अर्कवंशी कहां से हो गए? तुम फिर पासी कहां से हो गए? तुम चमार कहां से हो गए? तुम धोबी कहां से हो गए? तुम धानुक कहां से हो गए? तुम अहिर कहां से हो गए? तुम गलरिया कहां से हो गए? तुम काची कहां से हो गए? तुम कुर्मी कहां से हो गए? तुम अन्य बिरादरी चमार कहां से हो गए? आखिर तुमने अपने आप में पहले अपने आप को एक मजबूत करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच में जहन में बिठाओ कि मैं हूँ क्या और मैं क्या चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप अभी आप बता दें, माफ करिए कहना नहीं चाहिए, मोनू सिंह जी, मैं चाहता हूं हमें जाति से नहीं, हमें समाज को तैयारी करना चाहिए, हमें विकास की बात करना चाहिए। हमारी जाति मानव जाति है,
और हम तो ये मानता हूं हमारी दो ही जाति हैं, एक इंसान, एक आदमी और दूसरा पुरुष। जाति तो मैं भेद भी नहीं बकरियों में मानता होती है। हूँ। आपने पूछा कि अगर आप आपने पूछ रहे हो, मैं पूछ नहीं रहा, तो मेरी बात, मैंने कुछ प्रश्न किया, आपने बताया मैं इस पार्टी का हूं, फिर आपने बताया कि जब से राजभर जी आ गए पार्टी टूट गए, लोक संगठन टूट गया, तब मैंने बात किया। तो आप अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मनु और शत्रुपा की अगर औलाद है, मनु और शत्रुपा की यदि सभी संतानें हैं तो जात कहां से आई? अभी आपने बता दी, बहुत लेटेस्ट कहानी बता दूं, जब जाति पर तमाम बेवंडर खड़ा हुआ तो आपको बताते चले, आरएसएस मोहन भागवत ने कहा कि ये पंडितों ने बनाया। मुझे माफ करना चाहिए, मुझे, मैं किसी से विद्रोह नहीं, अगर किसी को ठेस पहुंच रही है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, उनसे सत नमन चाहता हूं, वंदन चाहता हूं, अभिनंदन चाहता हूं, और मैं उनसे सतत प्रणाम करके क्षमा चाहूंगा कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाने नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि ये ब्राह्मणों ने बनाया। तो तुम चार जाति हो, पांचवी जाति कहां से आ गई? जाति केवल तुम अपने स्वार्थ के लिए बनाए हो। जाति आपको, मैं चमार से ऊंचा हूं, मैं पारसी से ऊंचा हूं, मैं धोबी से ऊंचा हूं, मैं धानुक से ऊंचा हूं। और मैं बता दूं, जो मनु शत्रुपा ने जो जाति बनाई थी, मेरे हिसाब से जो शास्त्र कहलाते हैं, उस समय कर्म के अनुसार जाति होती थी, कर्म के अनुसार, और जाति के अनुसार जाति नहीं होती थी, क्योंकि जन्म से जाति नहीं होती थी, कर्म के अनुसार जाति होती थी। उन्होंने जो विभाजन किया था, कहा था जो अच्छा कार्य करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो गलत काम करेगा वो फला होगा, और जो इससे गलत काम करेगा वो, मतलब काम उनके अलग अलग बांटे गए थे। जाति जो है, एक मिनट, जाति कर्म के अनुसार होती है, जन्म के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार नहीं। तो जो मैं बात कर रहा हूं तर्क संगत बात कर रहा हूं, सोनू सिंह जी, मैं जो बात कर रहा हूं तर्क संगत, मैं सामने रिकॉर्ड निकाल लिया हूं कि जाति कर्म के, शास्त्र क्या कहता है। पहले जो लोग जाति विहीन हुआ करते थे, जाति की बात करते हैं, पहले कोई जाति था ही नहीं, पहले हम सभी लोग संतान थे। अभी आप आ जाइए, शास्त्रों में आ जाइए, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा पढ़ा होगा, इसके पहले और पढ़ा होगा, जब हम लोग जंगली रहा करते थे, फिर बानर धीरे धीरे बने, फिर पूंछ मेरे लगी थी, फिर पूंछ कटा इंसान था, तब जाति कहां थी? इंसान। फिर हमें काम के अनुसार बांटा गया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, और तुम फला। ब्राह्मणों का काम था विद्या देना, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्यों का काम था व्यापार करना, शूद्रों का काम था सेवा करना, खेती बाड़ी करना, ये काम बांटा गया। फिर धीरे धीरे कुटिल जो बेईमान थे, जो बेईमान थे, वो जाति विहीन, जाति को बनाने का काम क्या, तुम अगर तुम पंडित हो करके, अगर तुम ज्ञानी, अगर चमार हो तो तुम पंडित नहीं हो सकते, तुम्हें जन्म से चमार हो। मगर ये शत्रुपा ने नहीं कहा था, ये मनु ने नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था, वो गोत्र के अनुसार नहीं कहा था, वो कर्म के अनुसार कहा था। अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप विद्वान हैं तो आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप रक्षा कर रहे हैं, सेना की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। जन्म से नहीं, गुणहीन अगर ब्राह्मण है तो उसे हमें नहीं पूजना चाहिए, और वो गुणहीन, ना तो चमार के पैर छूना चाहिए और न भंगी के छूना चाहिए। चाहे उसकी भंगी अगर बुद्धिमान है तो हमें उसे पंडित मान करके उसे सत नमन करना चाहिए। उन्होंने के कर्म के अनुसार बांटा है, जाति के अनुसार नहीं। इसलिए मैं मनवर चाहता हूं, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, क्योंकि यही तो सब कहता है, यही शास्त्र कहता है, यही संगत कहता है, यही नियम कहता है, यही कानून कहता है, यही हम कहते हैं, और यही आप। और शायद मेरी बातों को किसी को अगर ठेस भी लग रहा है तो मानवर, हमारी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिए। यादव और चमार गोत्र एक ही, देवनी से देव वंश, शर्मिंदा से चमार वंश में मां दो एक। मैं अशोक जी, मैं चाहता हूं कि आप लाइन पे आ जाएं, मैं आपकी बात को बिल्कुल विरोध कर सकूं, क्योंकि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देता जाऊं, क्योंकि आज शास्त्र पर बात चल रही है। तो कृपया मैं चाहूंगा, अशोक जी बहुत अच्छी आपने प्रश्न किया, इसके लिए मैं आपको सत प्रणाम करता हूं।
क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति की हर जगह पूजा होना चाहिए। और जी अशोक जी, मेरी बात अगर आपके पास पहुंच रही है तो मेरी आवाज आने का कष्ट करें, आ जाए, क्योंकि आज इसी पर चर्चा चली, आज डिबेट इसी पर चल रही है, जाति पर। अशोक जी अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं आपकी प्रश्न का उत्तर दूं, या ओके या नो को लिख करके बताएं। नहीं आ रहा हूं, अंधेरा है, इसलिए कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा कि आपके प्रश्न भी आप हो यस और नो में लिखिएगा, ताकि मैं अशोक जी आपका प्रश्न का उत्तर हम समझूंगा कि मैं देने का प्रयास करूंगा जितना मैं पढ़ा हूं। सर एक मिनट, मैं कुछ पूछना चाहता था। 1 मिनट, प्रश्न नहीं, अब एक आदमी का, फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा, क्योंकि देखिए आपने मनु शत्रुपा की बात कर रहे हैं तो मैं वहां की बात करने जा रहा हूं, तो आप इनके बाद फिर आप पूछिएगा। यादव जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूछा और आपने लिखा कि आप लिख रहे हैं कि मनु और शत्रुपा की संतानें। मैं नहीं कहता हूं, जब मनु शत्रुपा की आप ही प्रमाणित कर रहे हैं कि मनु और शत्रुपा के सभी संतान है, कोई जाति नहीं थी और अनेक कोई जाति नहीं बनाई, केवल 4 वर्ण बनाए गए थे काम के अनुसार, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। फिर आप कह रहे हैं मानवर हमारी बात बुरी ना लगे तो माफ कर दीजिएगा, यादव और चमार एक ही गोत्र के हैं। देवानी से, अब आपने क्या कहा, देवानी से यादव वंश और शर्मिष्ठा से चमार वंश, मां 2 बाप 1। यादव जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप जिस बात को लिखे हो ये वेद के अनुसार लिखा है, आपने शास्त्रों के अनुसार लिखा है। जो आपने काल्पनिक और काल्पनिक लिखा है, मैं बताना चाहूंगा, अगर हम वेद की बात करें तो हम शूद्र समाज में सभी पैदा हुए। अब जैसे हमारा लड़का किसी का, हमारा लड़का है और आपका लड़का आपका है, मगर हम गोत्र एक ही, हमारे 2 गोत्र नहीं है। नंबर 1 बात, हमें बांटने का काम कौन किया? हमें बांटने का काम कौन किया? जिसे आप जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिन्होंने आपको चमार, पासी, धोबी, दानुक, अहिर, गडरिया, तेली, तमोई, कापसी, कुर्मी, नाई बनाया, उन्होंने ही आपको जाति दी। ब्राह्मणों ने जाति नहीं दी, ब्राह्मणों ने केवल 4 भाग बांटे। जो विद्वान पंडित थे, जिन्होंने बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ज्ञाता थे, ऋषि थे, उन्होंने 4 भागों में विभाजन किया। जिस प्रकार से संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया 4 भाग होना चाहिए, इसी तरीके से देश को चलाने के लिए, देश में सही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 भागों में बांटा गया। और वो कौन थे? जो पढ़ाई लिखाई करेंगे वो ब्राह्मण होंगे। सभी मनु और शत्रुपा के संतानें हैं, कोई दूसरी संतान नहीं है। अगर हम शास्त्र के अनुसार मानते हैं, अगर हम वेद को मानते हैं, अगर हम पुराण के मानते हैं, अगर हम गीता को मानते हैं, अगर हम समाज की बात मानते हैं, कृपया किसी से आवाज आ रही पीछे, कृपया बंद करने का कष्ट करें, माइक बंद कर लीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि 4 वर्ण बनाए, 4 भागों में बांटा गया, और बांटने के बाद हमें कर्म के अनुसार, काम के अनुसार हमें जाति दी गई। मगर धीरे धीरे कुछ चालाक और कुछ बेईमान मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोग हमें जन्म के अनुसार जातियों में बांट दिया, कर्म के अनुसार नहीं बांटा। इसलिए हम सभी का गोत्र भी एक है और हम सभी लोगों का वंश भी एक है, हमें अलग वंश नहीं है। बशर्ते हमने क्या कहा, अभी हमने एक शास्त्र पढ़ रहा था, किसी शास्त्र का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यहां तक कि लिख दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, शास्त्र संगत में कल्पना नहीं कर सकते हैं, और हम किसी को बुरा भी नहीं कह सकते हैं। मगर अगर हम उस पर आस्था रखेंगे तो हमें बिल्कुल सही हो सकता है। हमारे गोत्र भी अलग हो सकते हैं, जाति भी अलग हो सकती है, धर्म भी अलग कह दोगे कुछ दिन में हो सकता है, मगर यदि हम अपने वंशज की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब एक है।
रही बात जो आप दे रहे हो, ये कृष्ण के से हो सकता है, ये गीता से हो सकता है, रामायण से हो सकता है, या ऋग्वेद से हो सकता है, अर्थवेद से हो सकता है, समवेद से हो सकता है, या 18 पुराणों से हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, यथार्थवाद नहीं हो सकता है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से सुने तो हम दो ही जाति हैं, एक इंसान और एक स्त्री। इंसान अगर स्त्री में कोई भेद है तो केवल दो, और जानवरों में बकरी अलग है, भैंस अलग है, भेड़ अलग है, गधा अलग है, ऊंट अलग है, इनकी जाति और काम करने का और खाने का भी कुछ तरीका भी अलग अलग है, रहने का भी इनका तरीका अलग है, बोलने की भी तरीका अलग अलग, इनकी आवाज। मगर हमारे बीच में जो इंसान में दो जातियां होती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। ये शास्त्र कहलाता है, ये हम कहलाते हैं, ये संविधान कहलाता है। इसके अलावा कोई जाति धर्म नहीं है। अगर किसी ने लिखा है तो ये गलत लिखा है, और आपको अगर भरमाया जा रहा है। अगर आप गीता रामायण मानेंगे तो निश्चित रूप से जिस जाति में आपको लिखा गया है वही जाति के हो, अन्यथा आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप बनिया हैं, और अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और आप अगर नीच गरीब का काम कर रहे हैं, गलीच काम कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। शूद्र की कोई जाति नहीं होती। अभी मैं आज आ रहा था, एक आदमी सज्जन बड़ी भारी चोटियां लगाए थे और वो शराब पी रहा था। एक आदमी ने कहा कि तुम काम शूद्र वाला कर रहे हो, इसलिए तुम शूद्र ही हो सकते हो। तो निश्चित रूप से अगर आप काम गलत करोगे तो मैं शूद्र ही मानता हूं। जाति वर्ण की बात को हम खत्म करते हैं, क्योंकि गीता रामायण पुराण के हिसाब से अगर मानेंगे उनको तो उनकी बात मानना पड़ेगा, संविधान की बात मानना पड़ेगा। और आप प्रैक्टिकली बात मानिए, मैं तो इंसान को इंसान मानता हूं, सब बराबर हैं। आज कौन कह रहा? राहुल कात्यायन कितने अच्छे थे। अगर वो जाति मानते, जाति हम मानते हैं, जाति आप मानते हैं, और जाति वो लोग नहीं मानते जिनको आप जातवादी कहलाते। अगर वो जातिवादी होते तो बाबा साहेब अंबेडकर की धर्मपत्नी बताते कि ब्राह्मण समाज की भंगी जात के जो बाबा साहब अंबेडकर थे, वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के भंगी और महाराष्ट्र के महार हैं, वो भंगी ही बिरादरी के थे, उनके साथ शादी नहीं करते। राहुल कात्यायन का नाम आप सुने, जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना काम करने का काम। साक्रांति का नाम सुने हैं, उन्होंने समता पूर्वक बात कही है। और अगर यहाँ की बात, वो भी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, हम लोग उनको ब्राह्मण कहने लगते हैं, ब्राह्मण ने लिखा, ब्राह्मण ने लिखा। अरे उन्होंने मानव को एक, और यहां तक कि मैं बताना चाहूंगा जो तथागत गौतम बुद्ध थे, लोग कहते क्षत्रिय हैं, उन्होंने भी समता मूलक समाज की बात किया है, उन्होंने जाति विहीन समाज की किया। जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी बताइए, शारदा प्रताप जी। भैया बताइए शारदा जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहा, तो लाइन ही बच्चे। अरे अब लाइन लोगों ने चेंज कर दिया ना, हम तो ये लेने नहीं कर रहा, हम तो केवल उत्पीड़न की बात करना चाहते थे। सुनता रहा, देख रहा था। जी जी, अब यही दो जाते हैं। भाई एक बार अपनी एक बार माइक बंद करें। जी हाँ जी बोलिए। मैं आज सिर्फ भ्रष्टाचार के विषय में बात करूंगा। जातिवाद, धर्मवाद, ये सब धर्म से होता है सर। जो जैसा कर वैसा जी उसको भुगतता है। धर्मनिवाधिकार से मसले से बता देता है। जी जी, तो आज सिर्फ भ्रष्टाचार
है।